स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 10th के एसएसटी का जो पेपर है 14 मई को। तो उसके लिए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए केस बेस्ड क्वेश्चन। तो आज हम कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं और जो आपको पैराग्राफ दिया होगा उसको पढ़ेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो आज हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस मैं लाई हूँ आपके लिए, आपके अभ्यास के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। तो हमारा पहला केस बेस्ड है। हाल के वर्षों में भारत में केंद्र और राज्य सरकारें विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। मतलब आजकल क्या हो रहा है कि भारत की जो सरकार है, जो केंद्रीय या राज्य सरकार है, वो सरकार विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए उन्हें आकर्षित करने के लिए कुछ कदम, उन्हें कुछ लाभ दे रही है, कुछ प्रॉफिट दे रही है। तो औद्योगिक क्षेत्र जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ कहा जाता है, SEZ यानी सेज, ठीक है, यहाँ पे सेज लिखा है तो यही चीज़ यहाँ भी लिखी है पर यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग है। तो सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, किसे कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, स्थापित किए जा रहे हैं। किसके लिए औद्योगिक क्षेत्र जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, किसके लिए स्थापित किए जा रहे हैं? तो विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए। अब जो सेज है, विश्व स्तरीय सुविधा होनी चाहिए, मतलब ऐसी सुविधा जो विश्व स्तर पर हो, जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन। तो हमारी जो राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें हैं भारत की, वो विदेशी कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है और उसके लिए उनको ये सारी सुविधाएं प्रदान कर रही है ना। यही समझ में आता है। अब सेज में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 साल की अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता। ये जो है, ये हमारे भारत सरकार द्वारा ये जो आप कह सकते हैं विशेष कदम उठाया गया है कि अगर कोई कंपनी पहली बार हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आती है तो शुरुआती 5 सालों में उसे कोई भी कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो है हमारे भारत में आके व्यापार करेंगी और हमें इससे किसकी प्राप्ति होगी? तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, ठीक है। छोटा सा हमारा पैराग्राफ तो हो गया। अब उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आइए इसको रीड करते हैं। विदेशी निवेश क्या है? विदेशी निवेश क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो मैंने वन शॉट वीडियो बनाई थी तो आपको बताया था कि विदेशी निवेश कैसे कहते हैं। तो विदेशी निवेश किसे कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। अब सेज क्या है? सेज क्या है? इसका तो आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। कि औद्योगिक क्षेत्र जिन्हें सेज कहा जाता है स्थापित किए जा रहे हैं, विशेष सुविधा होनी चाहिए और बिजली, पानी, सड़क, परिवहन सेज में उत्पादन इकाइयाँ लगाई जाती हैं। सेज क्या है? सेज एक ऐसा क्षेत्रक है जिसकी सहायता से जो भारत की जो सरकार है वो विदेशी कंपनियों को लाभान्वित करती है ना। उनके लिए जो है नए नए कानून बनाती है। अब थर्ड, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी इन सब के, पर अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। श्रम कानूनों के लचीलेपन के प्रभाव का विश्लेषण करिए कि जो सरकार है ये विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए श्रम कानूनों में लचीलापन कर रही है ना। तो इससे क्या विदेशी कंपनियां और ज़्यादा आएंगी। जहाँ पे श्रम कानून में लचीलापन होगा वहाँ पे विदेशी कंपनियां ज़्यादा प्रभावित होंगी, है ना। उन्हें कर का भुगतान कम करना पड़ेगा या फिर हो सकता है उन्हें जो मज़दूर हैं उनको सैलरी कम देनी हो, ज़्यादा सुविधाएं ना उपलब्ध करानी हो। तो श्रम के जो कानून है उनमें लचीलापन हो, तो जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध होगी वहाँ पे जो है जो विदेशी कंपनियां हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो आसानी से व्यापार करने के लिए जाएंगी। तो आइए अब इन सब का आंसर देखते हैं हम सभी। देखिए, विदेशी निवेश क्या है? फर्स्ट पार्ट हमारा ये था। तो एक देश के नागरिकों या कंपनी द्वारा दूसरे देश में निवेश के रूप में किया जाता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है, ठीक है। अब सेज यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत में निवेश करने के लिए विदेशी कंपनियों को निर्देशित करने वाली सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र है। यानी कि
एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पर विदेशी कंपनियों को लाभान्वित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए और उन्हें अपने देश में व्यापार को बढ़ाने के लिए, आकर्षित करने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून बनाए जाते हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि उन्हें विशेष कदम उठाए जाते हैं, तो उस क्षेत्र को कहते हैं सेस। ठीक है, किसे कहते हैं? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसमें भारत में निवेश करने के लिए विदेशी कंपनियों को निर्देश करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित एक औद्योगिक क्षेत्र है। ध्यान रखना है, औद्योगिक क्षेत्र है। अब श्रम कानूनों में लचीलेपन कंपनियों को, अब हमारा थर्ड पार्ट ये वाला था ना कि श्रम कानूनों में लचीलेपन से क्या प्रभाव है। श्रम कानूनों में लचीलापन, अगर जो भारत सरकार है या कोई भी सरकार है वो अपने देश के श्रम कानूनों में लचीलापन करेगी तो उसका उस देश के व्यापारियों पर या फिर आप कह सकते हैं मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कम वेतन पर श्रमिक को काम करने में मदद करता है, यानी कि इससे लाभ किसको होगा? जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के जो मालिक है उनको होगा, जो कंपनियों के जो मालिक हैं उनको होगा। तो उनको क्या लाभ होगा कि वो कम वेतन पर श्रमिकों को काम करने में, श्रमिकों को कम वेतन देंगे। अब कंपनियां कर्मचारी को छोटी अवधि के लिए नियुक्त करेगी और नियमित आधार पर श्रम कानूनों में लचीलापन श्रमिकों के पक्ष में नहीं है। ये किसके पक्ष में है? श्रम कानूनों में लचीलापन ये आप कह सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां या जो विदेशी कंपनियां होती है उनके पक्ष में होता है, क्योंकि इससे श्रमिकों को तो कम वेतन मिलता है और उनकी जो जॉब है, उनकी जो आप कह सकते हैं कर्मचारियों की जो अवधि है वो काम करने की अवधि बहुत कम कर दी जाती है और उन्हें कम वेतन दिया जाता है, नियमित वेतन नहीं दिया जाता है और संवैधानिक अवकाश यानी कि जो संडे की छुट्टियाँ, जो भी साप्ताहिक अवकाश होता है वो भी नहीं दिया जाता है और उनके प्रोत्साहन अधिकारों को खो देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सरकार ऐसा कदम क्यों उठाती है? इसलिए उठाती है ताकि विदेशी कंपनियां जो है हमारे देश में आकर व्यापार करें। तो यहाँ पर हमारा तीनों पार्ट हो गया और हमारा इसी के साथ साथ केस बेस्ड का क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा केस बेस्ड का क्वेश्चन नंबर 2। इसकी जो PDF है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में डाल दूंगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि जब से मनुष्य पृथ्वी पर आया है उसने संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में, मतलब जब से मनुष्य पृथ्वी पर आया है तो बहुत सारे साधनों का उपयोग किया, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो आधुनिक समय में परिवर्तन की गति तेज़ हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं। अब आप देख रहे आसपास कितना ज़्यादा लाइफस्टाइल जो है, जो जीवन स्तर है वो चेंज हो गया है। अब संचारक या रिसीवर के भौतिक गति के बिना लंबी दूरी का संचार कहीं अधिक आसान हो गया है, मतलब कि हमें डायरेक्टली चलकर नहीं जाना पड़ता है ना। हम कहीं भी डायरेक्टली चलकर नहीं जाते। क्या होता है, 2 मिनट में ट्रेन में बैठते हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे कहीं पर। अगर हमें छोटे स्टेशन पर जाना है, एरोप्लेन, बस, कार, ये सारी चीज़ों ने क्या किया, लंबी दूरी को कम कर दिया है। और व्यक्तिगत संचार और जनसंचार, जिनमें टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म आदि शामिल है, ये व्यक्तिगत और जनसंचार के साधन हैं। देश में 4 प्रमुख साधन हैं, किसके? संचार के। ठीक है, और भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। ये आपको अंडरलाइन कर लेना, अच्छा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। ये पार्सल के साथ साथ व्यक्तिगत लिखित संचार को भी संभालता है और कार्ड और लिफाफों को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है और इन्हें ज़मीन पर और हवा दोनों को कवर करने वाले स्टेशनों के बीच एयरलिफ्ट किया जाता है। मतलब प्रथम श्रेणी का डाक और द्वितीय श्रेणी का डाक, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आप अगर इस केस बेस्ड क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है ध्यान से। फिर द्वितीय श्रेणी की बात आती है। प्रथम श्रेणी में क्या शामिल था? प्रथम श्रेणी में हमारे आप कह सकते हैं कि जो चिट्ठियाँ होती थी, जो पत्र, मैगजीन, बुक्स, ये सब। अब द्वितीय श्रेणी में जो है बुक, पैकेट, पंजीकृत समाचार पत्र और पत्रिकाएं शामिल है, यानी कि मैगजीन्स। अब उन्हें भूतक डाक के द्वारा ले जाया जाता है, जो भूमि और जल परिवहन को कवर करता है। प्रथम श्रेणी की डाक को तो एरोप्लेन के द्वारा या हेलीकॉप्टर के द्वारा ले जाया जाता है, लेकिन द्वितीय श्रेणी के डाक को भूमि या जल के द्वारा ही कवर कर लिया जाता है। अब बड़े शहरों और कस्बों में डाक की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए हाल ही में 6 चैनल शुरू किए गए हैं। मतलब कि और ज़्यादा डाक परिवहन में और ज़्यादा वृद्धि करने के लिए हाल ही में 6 डाक नए चैनलों को शुरू किया गया है। उनका नाम आपको दे रखा है राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल और
बल्क मेल चैनल और आवधिक चैनल कहा जाता है, जो 6 नए नए चैनल जो है शुरू किए गए हैं। फिर उसके बाद आपके लिए इसमें 3 क्वेश्चन है केस बेस से, 1 नंबर और 2 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, बस मेन पॉइंट जो है वही लिखना है। तो भारतीय डाक नेटवर्क की भूमिका का प्रेक्षण करिए। तो इसमें आपको क्या बताना है कि भारत की जो डाक नेटवर्क है उसकी भूमिका क्या है। तो भूमिका में आप क्या लिखेंगे, काम ही लिखेंगे ना। तो इससे देश को संचार और सामाजिक आर्थिक विकास में संलग्न होने में मदद मिलती है। ये स्पीड पोस्ट यानी जल्दी पोस्ट करता है, और बिजनेस पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, साधारण पोस्ट विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है, और कोई अन्य प्रासंगिक बिंदु आप लिख सकते हैं। वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट्स लिखेंगे तो बहुत है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है जनसंचार और व्यक्तिगत संचार के बीच में अंतर बताइए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंचार और व्यक्तिगत संचार के बीच में आपको अंतर बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनसंचार किसे कहते हैं और व्यक्तिगत संचार किसे कहते हैं। आप उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, आपका काम भी बन जाएगा। फिर जनसंचार वह माध्यम है जो मनोरंजन प्रदान करने के साथ साथ जनता के बीच जागरूकता पैदा करता है। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अभी ही ध्यान में रख लीजिए। जनसंचार वो माध्यम है जो मनोरंजन प्रदान करने के साथ साथ जनता के बीच जागरूकता पैदा करता है। इसमें रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिका, किताबें, फिल्म आदि शामिल है। जबकि व्यक्तिगत संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच होता है। निजी संचार भी कहते हैं हम, और व्यक्तिगत संचार भी कहते हैं। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में होता है। जैसे आपने दोनों की डेफिनेशन लिख दी और एग्जाम्पल लिख दिया, बस इतना काफ़ी है। 1 नंबर का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एक राष्ट्र के लिए यानी एक देश के लिए संचार के महत्व का विश्लेषण करिए। इसमें आपको बताना है कि किसी राष्ट्र के लिए, किसी देश के लिए संचार का क्या महत्व है, संचार क्या काम करता है एक देश के लिए। तो आपको इसमें लिखना है कि यह टेलीविज़न, टेलीफोन, फिल्म, इंटरनेट का उपयोग करके संचार का एक युग है। आज क्या है, ये सारी चीज़ें ऐसी बन गई है कि संचार की दुनिया बन गई है पूरी, और यहाँ तक कि किताबें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र भी संचार के महत्वपूर्ण साधन हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि संचार कहते किसे हैं। तो आप सबको सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि संचार का क्या मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को, संदेशों को पहुँचाना। तो किसके द्वारा पहुँचाते हैं, किताबों के द्वारा, पत्रिकाओं, समाचार पत्र, इन सभी के द्वारा। तो आपको ये लिख देना है। और संचार के विभिन्न माध्यमों ने दुनिया को करीब से जोड़ा है। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से सूचनाओं का, संदेशों का जो है आदान प्रदान हो रहा है। तो इससे देशों के बीच संपर्क भी बढ़ा है। संपर्क बढ़ा है तो दुनिया जो है एक गांव के रूप में, आप कह सकते हैं ग्लोबल विलेज के रूप में बंध गई है। तो आप ऐसे भी बना के लिख सकते हैं। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है, ये मनोरंजन और ज्ञान का स्रोत है। इससे मनोरंजन भी होता है यानी कि एंटरटेनमेंट भी होता है, और ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, जागरूकता भी होती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा है चित्र। ये चित्र आधारित है, केस बेस्ड। इसमें ड्राइंग दी हुई है और कुछ बातें दी हुई हैं, उसके आधार पर आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चित्र आधारित भी आ सकता है। आपको बस जो बुक्स में आपके एनसीईआरटी में जो ड्राइंग्स बनी हुई है उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एक ओवरव्यू मार लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन आपको दे रखा है कि चित्र के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना को दर्शाता है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी घटना है। देखिए ये पिक्चर में थोड़ी सी साफ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये गांधी जी है, और उनके साथ ये बहुत सारे उनके अनुयायी और जो समर्थक है जो कि किसी यात्रा पे जा रहे हैं। अब आपको खुद इतना सोचना है कि वो किस यात्रा पे जा रहे थे, है ना। तो सीधा सा आंसर है दांडी यात्रा पे जा रहे थे, तो दांडी यात्रा को दर्शाता है। फिर उसके बाद परिणाम स्वरूप कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, जब उन्होंने दांडी यात्रा आरंभ की तो कौन सा आंदोलन शुरू किया था उसके बाद, और इसे क्यों बंद किया गया, और उस आंदोलन को क्यों बंद कर लिया गया। आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि चित्र में दांडी मार्च को दर्शाया गया, सिंपल सा। फिर उसके बाद गांधी जी ने दांडी में नमक कानून को तोड़ा था, और इससे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। किसको शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जब गांधी जी ने 1931 के गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था ना, उसे ही कहते हैं गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो जब गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया था, फिर उसके बाद जो है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर लिया, और फिर इस समझौते के द्वारा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। पर बदले में सरकार ने उन्हें क्या वादा किया था, उन्हें वादा किया था कि अगर आप तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे तो हम राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे, और इसलिए जो है गांधी जी सहमत हो गए और वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो गए। जिन्होंने हिंसा का कोई कार्य नहीं किया था उन्हें भी जेल में डाल दिया था अंग्रेज़ों ने। तो उन्होंने गांधी इरविन समझौते में अंग्रेज़ों ने कहा कि
आप जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो जाइए, हम राजनीतिक कैदियों को रिहा करा देंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा केस बेस्ड नंबर 4, ठीक है। केस बेस्ड नंबर 4 ये लास्ट केस बेस्ड है और इसकी पीडीएफ मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डालूंगी, तो प्लीज़ डाउनलोड करके आप भी पढ़िएगा। और इसी तरह के और भी केस बेस्ड क्वेश्चंस को आप एक बुक जो एनसीईआरटी है आपकी, उसमें जो है नोट्स जो लिखे रहते हैं, जो पैराग्राफ्स हैं, उनको ज़रूर चैप्टर्स को ओवरव्यू ले लीजिएगा, क्योंकि उसी में से आएगा केस बेस्ड, ठीक है। और नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। शहरों में औपचारिक क्षेत्र के ऋण पर निर्भर लोग, मतलब कि शहरों में औपचारिक यानी जो बैंक और सरकारी समितियां हैं, उन पर कौन से लोग निर्भर हैं? तो गरीब परिवार, कुछ संपत्ति वाले, संपन्न परिवार और अमीर परिवार। तो लोगों का प्रतिशत यहाँ पर दे रखा है, बड़ा ही ईजी सा सरल सा केस बेस्ड है। गरीब परिवार केवल 15%, संपन्न कुछ संपत्ति वाले परिवार मतलब जिनके पास थोड़ा पैसा है तो वो 47%, फिर उसके बाद संपन्न परिवार जो उनके पास पैसा है वो 72, और अमीर परिवार तो 90% औपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर है। तो इसमें आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों का औपचारिक ऋण का हिस्सा अमीर परिवार की तुलना में कम है, यानी कि गरीब परिवार जो है औपचारिक ऋण स्रोतों में कम शामिल है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं केवल 15% है ना, और अमीर लोग कितने 90% है ना। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि शहरी क्षेत्र में औपचारिक ऋण में गरीब परिवारों का हिस्सा निम्न कारण से कम है। 2 कारण लिख देंगे, काम बन जाएगा। गरीबों के पास आमतौर पर कोलेटरल गारंटी का अभाव होता है। कोलेटरल गारंटी यानी कि आप कह सकते हैं समर्थक ऋणाधार नहीं होता है, और उनके पास पुनर्भुगतान का उचित तरीका नहीं होता है। और क्रेडिट कार्ड के अनौपचारिक स्रोत आमतौर पर समय, ब्याज दर आदि से लचीले होते हैं, इसलिए गरीबों के लिए शाहूकारों से संपर्क करना आसान होता है, क्योंकि वे वहाँ व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। मतलब कि बैंकों में क्या होगा कि आपको सारे प्रूफ देने होंगे, इंपॉर्टेंट दस्तावेज देने होंगे, और इसमें जो कार्य करने का जो ब्याज लेने की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है ना। लेकिन जो साहूकारों से गरीब जो है किसान लेते हैं, उसमें समर्थक ऋणाधार की कभी कभी ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, क्योंकि जो है वो व्यक्तिगत रूप से उसको जानते हैं, है ना, कि क्योंकि वो हर बार उससे ऋण ले जाते हैं। लेकिन बैंक वाले तो ऐसे ऋण नहीं दे देंगे ना कि हर बार ऋण ले जाते हैं तो अभी भी बिना समर्थक ऋणाधार के दे दें, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है जो गरीब लोग होते हैं ना, उनका साहूकारों से संपर्क करना आसान होता है। तो और अनौपचारिक क्षेत्रों की जो कामकाज की दस्तावेज, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो है गरीब लोग नहीं जुटा पाते हैं, और समर्थक ऋणाधार नहीं होता है उनके पास, इसीलिए वो जो है अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है, और औपचारिक स्रोतों में उनका अनुपात, उनका प्रतिशत कम है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेने में गरीब परिवारों द्वारा, यानी कि औपचारिक स्रोतों से ऋण लेने में गरीब परिवारों द्वारा सामने की जाने वाली कठिनाइयों का, कि अगर वो औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं तो फिर उन्हें किन कठिनाइयों का, किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो गरीब ऋण की सामान्य शर्तों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ज़्यादातर संपार्श्विक गारंटी, यानी कि गरीब लोग जो हैं, जो गरीब होते हैं, वो ऋण की, अगर हम बैंक में जाएंगे तो बैंक हमसे प्रूफ मांगता है, ऋण की शर्तों को पूरा करना, सारी ही शर्तों को हमें पूरा करना पड़ता है, और उसमें हमारी, और बैंक वाले तो बिल्कुल मतलब प्रूफ मांगते हैं, हमारी कोई बात, जैसे साहूकार से वो बात करके और बिना समर्थक ऋणाधार के ऋण लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है औपचारिक स्रोतों में। तो इसलिए गरीब जो है ऋण है वो समर्थक ऋणाधार की अनुपस्थिति में, और आप कह सकते हैं कि उनके पास दस्तावेज नहीं होते हैं आवश्यक, इसीलिए वो जो है औपचारिक स्रोतों से ऋण लेने में सक्षम नहीं है। इस तरह से आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं अपने आप से बना के। बस जो आपका आंसर है वो वही होना चाहिए जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 केस बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस केस बेस्ड को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख ले, ठीक है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।